भी असामियाँ आई हैं और बहुत सारे लोग वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने का ये तरीका है, इस एग्ज़ाम को पास करने का वो तरीका है। और उनकी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइक्स लेने के लिए होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एएसएफ का एग्ज़ाम है इसको क्रैक करने के कितने तरीके होते हैं और सही तरीके से इसको क्रैक कैसे किया जा सकता है। हाउ टू पास रिटन टेस्ट, एएसएफ का रिटन पास आप टेस्ट आप कैसे पास कर सकते हैं। अगर कोई भी आदमी मुझसे गाइडेंस लेना चाहता है तो वो गाइडेंस ले सकता है, वो कमेंट में अपना कमेंट कर दे और वो गाइडेंस ले सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं और एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी जो आपकी बहुत सारी मदद करेंगी। हमारा मकसद सिर्फ आपको गाइड करना है। फर्स्ट स्टेप, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले सिलेबस देखते हो। तो इस एएसएफ का जो सिलेबस है, एएसएफ एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया हुआ है वो ये है कि करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, आपको जनरल नॉलेज करना पड़ेगा, आपको इस्लामियात आनी चाहिए, आपको एवरीडे साइंसेस का पता हो, उसकी बुनियादी चीज़ें आपको पता हो, फिर आपको इंग्लिश ग्रामर पता हो, इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर आपको मैथ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर आपको पाकिस्तान स्टडी के बारे में पता होना ज़रूरी है। जब आपको सिलेबस पता चल जाता है तो आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कि इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर कैसे सकता हूँ। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के दो तरीके हैं जो शायद आपको कोई और बंदा शायद ना बताए, हो सकता है बताते भी हों, मैं ये क्लेम नहीं करता, लेकिन हो सकता है ना भी बताते हों, बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये है कि ना बताते हों। तो एक लॉन्ग टर्म तरीका होता है इसको पास करने का, एक होता है शॉर्ट टर्म। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। जो शॉर्ट टर्म गोल होता है उसमें बहुत शॉर्ट टाइमलाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगले महीने ही आपका एएसएफ का पेपर है, तो आप पूरी किताबें पढ़ने थोड़ी बैठोगे, आप लोग जल्दी से कोई पास्ट पेपर करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे और बहुत थोड़े टाइम में उसकी तैयारी करके पेपर में बैठ जाओगे। इस तरीके में आपको अपना जो प्रोग्रेस होती है उसका रिव्यू देखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ पढ़ते चले जाते हो और आप टारगेटेड स्टडी करते हो कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, उसके लिए जित थोड़ा थोड़ा मटेरियल 5-5 10-10 पेज पढ़ के चले जाते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटजी होती है उसमें आपके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम परसेंटेज होती है, आप नहीं पास कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ लोग कर भी जाएंगे लेकिन बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें आप रिव्यू लेते हो कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ तो क्या उसका फ़ायदा भी हो रहा है, और आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो कि आज मैं इतनी इस्लामियात पढ़ लूँगा, अगले 15 दिन में मैं पाक स्टडी कर लूँगा, अगले 20 दिन में ये, और आप बोलते हो कि अगली बार जब असामियाँ आएंगी या उससे अगली बार आएंगी तो मैं एएसएफ में भर्ती हो जाऊंगा, मतलब कभी ना कभी मैं एएसएफ में भर्ती ज़रूर हो जाऊंगा। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ये गोल्स दिमाग में रखते हो और अपना नॉलेज बढ़ाते रहते हो और कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हो। इसमें आपकी कामयाबी के चांसेस लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप मेहनत ज़्यादा करते हो तो आपके चांसेस कामयाबी के ज़्यादा होते हैं। अब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में है क्या, पास पेपर को आपको रीड करना पड़ेगा। आप जितने भी पास पेपर उसकी पीडीएफ फाइल्स मिलती हैं आप वो कर लो और उन पास पेपर्स को हल करो बैठ के, और उनके जो जवाब है उनको रट्टे लगाओ। तो आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का जो पहला एक नकात है वो ये है। दूसरी बात, आपको इस बुक को जो इस कवर में दी गई है, इस ये वाली लेके किसी भी मार्केट से लेके आप इसको जल्दी से जल्दी पढ़ो, जिसका नाम है हु इज़ हु और व्हाट इज़ व्हाट। इसमें वर्ल्ड के बारे में लिखा हुआ, पाकिस्तान के बारे में, साइंस के बारे में, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना, जल्दी जल्दी करना है ना, एक महीने में तैयारी करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, और एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप एक ट्रिक सीखते हो। वो ट्रिक ये होता है कि अपने पिछले नॉलेज, जो पास्ट का आपका नॉलेज होता है ज़िंदगी का, उसकी बुनियाद पर आप 4 मुमकिन जवाबात में से हर एक जवाब को, जो जवाब आपको लगता है कि नहीं है आपके नॉलेज के मुताबिक, उसको एलिमिनेट करते हो और दुरुस्त जवाब तक पहुंच जाते हो। उसकी मिसाल मैंने ये दी हुई है कि ज़हूरुद्दीन बाबर कनकर्ड इंडिया, ज़हूरुद्दीन बाबर ने इंडिया को फतह किया आफ्टर वार ऑफ, कौन सी वार के बाद, गेटिसबर्ग की वार के बाद, वाटरलू की वार के बाद, पानीपत की वार के बाद, या वार ऑफ कैमल। तो इससे एक आम आदमी को डेफिनेटली पता चल जाता है कि जो ज़हूरुद्दीन बाबर था वो इंडिया में था, और गेटिसबर्ग तो इंग्लिश का वर्ड है, ये वार तो हो नहीं सकती। वाटरलू भी इंग्लिश का वर्ड है, ये वार तो हो नहीं सकती। ठीक है, वार ऑफ कैमल, अब इंडिया में कैमल थोड़ी चलते हैं, इंडिया सहरा थोड़ी है, ये तो अरबी मुल्क के किसी की वार का पूछा होता तो हम वार ऑफ कैमल भी कह सकते थे। तो पानीपत इसका सही जवाब है। तो आप एलिमिनेट करने के बाद असल जवाब तक पहुंच जाते हो। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेथड है, लेकिन याद रहे कि इस तरीके में जो पास करने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म मेथड। लॉन्ग टर्म मेथड में आप क्या क्या करो, तो आप एएसएफ के जो एग्ज़ाम आने वाली सीटें जो अभी अगले साल आएंगी या फिर कुछ महीने बाद आ जाएंगी, ये
उसमें आप क्लियर कर सकते हो। वो ये है कि आपको करंट अफेयर के बारे में क्या करना पड़ेगा, दुनिया में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी काउंसिल का अगर कोई सेक्रेटरी चेंज हुआ तो आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, या फिर हमारे एफबीआर का या फिर आईएसआई का चीफ चेंज होता है तो उसकी जो चीज तब्दीली है, कोई नया नाम आया तो उसको आपको जहन में उसको रखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस तब्दील होता है तो उसका नाम भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। और अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे, डॉन न्यूज़ पढ़ लो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ लो या डेली न्यूज़ पढ़ लो, तो इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकती है। दूसरी बात, जनरल नॉलेज की बुक आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के हु इज़ हु, व्हाट इज़ सारी ख़त्म कर दो, और इसमें जितनी भी आपको जनरल नॉलेज की बातें बताई गई हैं उसको क्रैम कर लो, उसको दिमाग में रट लो। फिर इस्लामियात के लिए आप क्या करो, 5वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक इस्लामियात पढ़ लो, और अब उसके बाद पढ़ने के बाद एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ इस्लामियात की किताबों में दिए होते हैं वो इन किताबों में ही लिखे होते हैं 5वीं से लेकर 11वीं तक, क्योंकि हम सही तरह से पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं तो हमें आती नहीं है वो पेपर में। तो ये 5वीं क्लास से 11वीं क्लास तक अगर आप 10-15 दिन लगा के पढ़ लो तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। उसके बाद एवरीडे साइंसेज के लिए उसमें कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो किताबें हैं 9th और 10th की, आप ये कर लो, इसको एनसीईआरटी बोलते हैं यानी बेसिक्स, तो आप ये भी एवरीडे साइंसेज का पोर्शन भी कर लोगे। फिर अगर आप इंग्लिश सही तरह से करना चाहते हो तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो इंग्लिश है, पहले 9th की, फिर 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसकी प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। फिर मैथमेटिक्स में अगर आप मैथ नहीं करना चाहते, 9th-10th की आपको बुरी लगती है, तो फिर रेशोज़, एवरेज, सीक्वेंस, सेट्स, नंबर, अलजबरा, ये सारी चीज़ें इंटरनेट से सीख लो तो आप ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। फिर पाक स्टडी के लिए आप क्या करो, 9th से लेकर 9th, 10th और 12th क्लास की जो पाक स्टडी की बुक है वो क्या कर लो, उसको पढ़ लो। उसके बाद एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व करो, तो किसी भी एग्ज़ाम में, कोई पीपीएससी का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे आप सॉल्व कर लोगे। पाकिस्तान स्टडी में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और इस मेथड से कोई भी नौकरी जैसे एएसएफ की है वो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें आप काम ज़्यादा करते हो और हार्ड वर्क पेज ऑफ, मेहनत हमेशा रंग लाती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।